हम लोगों ने पिछली क्लास में खाली फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू देखा था ना प्रॉप्स को। क्लास कंपोनेंट के थ्रू शायद नहीं देखा था। हम लोग पहले तो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम क्लास कंपोनेंट के थ्रू देखेंगे, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएगी क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग पहले फंक्शनल कंपोनेंट में देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने उसी फोल्डर में, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पर। और डेस्कटॉप में वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर रिएक्ट जेएस, और रिएक्ट जेएस के अंदर हमारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप जो था जिस पे हम काम कर रहे थे, उसके अंदर चल के कोड डॉट कर देंगे तो यह हमारा वी एस कोड में खुल जाएगा। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे सी एम डी खोलते हैं, सी एम डी, और फिर उसमें चल के करते हैं कोड डॉट। कोड डॉट। हम लोग का ये हम लोगों ने कैलकुलेटर डॉट जी एस एक्स एक बनाया था, जिसको हम लोगों ने बनाया था किसकी मदद से, प्रॉप्स की मदद से। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट चीज़ देखते हैं इस एग्जांपल में। हम लोग कैलकुलेटर डॉट जी एस एक्स को हटा देंगे अब, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, नया एग्जांपल। ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। ये मैं डिलीट कर देता हूँ कैलकुलेटर डॉट जी एस एक्स, और चल के हम लोग कंपोनेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पर एक कैलकुलेटर डॉट जी एस एक्स जो मैंने बनाया था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, खुल गया। हम यहाँ से भी कैलकुलेटर डॉट जी एस एक्स को डिलीट कर देंगे। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक ये तो ऐप डॉट जी एस एक्स है, इससे इसमें तो हमें कंपोनेंट दिखाना है। हमें कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं, न्यू कंपोनेंट। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। हम यहाँ चलते हैं न्यू फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं सेक्शन, सेक्शन डॉट जी एस एक्स। मान लीजिए कि मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, और मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आपको वो जो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के लिए फंक्शन यहाँ पे लिखते थे फंक्शन, और फिर क्या करते थे, पहले तो आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी रहने देते हैं। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी पे ध्यान देते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन बनाना है और सेक्शन, हमें फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है सेक्शन, और उसके बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे। हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया, यहाँ पे एक रिटर्न कर देंगे यूआई। यूआई में क्या होगा, एक डिव रहेगा, डिव, और उसके बीच में यहाँ पे एक कंटेनर, डिव के बीच में एक h1 रहेगा। और इसमें हम कर देंगे अ, इसमें इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि, मान लीजिए मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मुझे एक मुझे डेटा जो चाहिए वो मुझे ऐप डॉट जेएसएक्स से चाहिए। ऐप डॉट जेएसएक्स में यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए यहाँ पे लेट, नहीं नहीं वेरिएबल नहीं बना लिया, मान लीजिए मैंने इसी को कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर दिया। सेक्शन, आप देखिए यहाँ पर फंक्शन सेक्शन है, रिटर्न डिव, और इसमें h1 फर्स्ट नेम, और मुझे जो नेम चाहिए वो मुझे ऐप डॉट जेएसएक्स से यहाँ पे पास करना है प्रॉप्स के थ्रू। और इसको हम सेक्शन को क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक्शन। मेरा सेक्शन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसको क्या करना है अब हमें, यहाँ तो सेव कर देंगे। अब हम चलेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सेक्शन, तो पहला आ रहा है, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, तो सेक्शन को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं सेक्शन को दिखा दूंगा, सेक्शन, और इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार आउटपुट क्या आ रहा है। उसके लिए हमें ऑल्ट टी करना पड़ेगा, और न्यू टर्मिनल खोलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, npm run dev। हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग इस यूआरएल पे क्या करते हैं, पहले कंट्रोल की दबाते हैं और एरो की से इस पर क्लिक करते हैं, तो ये जो है हमारा खुल जाएगा ब्राउज़र में।
थोड़ा वेट करिए, अभी ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन हो गया है क्या? हाँ यहाँ पे हो गया ओपन। और यहाँ पे देखिए खाली फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने यही चीज़ अभी प्रिंट कराया है। यहाँ पर देखिए हम कोड में चलते हैं, सेक्शन डॉट फर्स्ट नेम। अब मैं चाहता हूँ उसके आगे नेम प्रिंट हो, और एक और मैं बनाऊँ यहाँ पे H1 एक और बनाऊँ, और उसमें लिखूँ लास्ट नेम, और यहाँ पर भी एक स्पेस छोड़। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूँ, वो मैं यहाँ से भेजूँ। सो मैं सेक्शन के आगे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ फर्स्ट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे मान लीजिए रमन भेज देता हूँ, रमन। और लास्ट लास्ट इज इक्वल टू रमन सिंह, SINGH। अब ये मैं भेज देता हूँ यहाँ से। अब इसको मैं यहाँ रिसीव कैसे करूँगा, मुझे पता है प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट आता है इसमें सेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप्स। अब प्रॉप्स के अंदर क्या आया होगा, प्रॉप्स के अंदर एक वैल्यू की वैल्यू पेयर होगा फर्स्ट, और एक लास्ट होगा। तो मैं अगर यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके बीच में क्या लिख देंगे, प्रॉप्स डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। और वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट लास्ट, और इसको एक बार सेव करेंगे। तो और हम चल के देखेंगे अपना VS वो एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम में रमन आ गया है, और लास्ट नेम में सिंह आ गया है। तो इतना समझ आया आपको? तो ये वाला एग्जांपल बताइए, सिंपल सा है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, जो हमने पढ़ा था वही चीज़ है। ये बताइए, देख के बताइए समझ आए कि नहीं। बताइए समझ में आया आप लोगों को? ये तो जो पिछली क्लास में बताया था वही चीज़ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे UI में यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम रमन सिंह, लास्ट नेम फर्स्ट नेम रमन, लास्ट नेम सिंह। अब मान लीजिए मुझे पूनम जी का नाम लिखना है, एक और मतलब कि नीचे एक और लिखना है जिसमें फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो और जिसमें पूनम जी का नाम हो। तो आप कैसे करोगे उसको बताइए, एक बार बताइए क्या क्या मुझे करना पड़ेगा उसके लिए, कोड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे या क्या ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। कि मुझे एक और चाहिए जिसमें कि मुझे पूनम जी का नाम लिखना है, फर्स्ट में पूनम है और लास्ट में मौर्य है। तो कैसे लिखेंगे बताइए? फटाफट बताइए, बहुत इजी चीज़ है। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? नेम चेंज कर देंगे? चेंज क्यों करेंगे, ऐड करेंगे ना नया। ये तो रहना चाहिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज़ रहनी चाहिए, नीचे वाली लाइन में एक और आया ऐसे ही, लेकिन उसमें आपका नाम हो।
किसी को नहीं आ रहा? यहाँ पर देखिए क्या करेंगे नीचे, यहाँ पर हम सेक्शन एक और लगाएंगे, सेक्शन, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट, और इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे पूनम, और फिर लास्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख देंगे सिंह, और सेव कर देंगे। सो अब जो है दूसरा वाला जो आएगा उसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट, लास्ट। अब मुझे क्या चाहिए, बीच में एक लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एच आर टैग लगा सकते थे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एच आर टैग, यहाँ पे एच आर है ना। सेव करते हैं एक बार, तो देखिए ये समझ आ गया। मैं क्लास कंपोनेंट के थ्रू बताऊं कैसे करना है, बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्लास कंपोनेंट वाला बताएं हम कि इसको क्लास कंपोनेंट के थ्रू कैसे करेंगे। तो चलिए बता देते हैं उसको भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मैं ये सेक्शन डॉट जैसे इसको ऐसे बना रहा था फंक्शन कंपोनेंट की तरह, हम लोग क्लास कंपोनेंट की तरह बनाएंगे। तो अब उसमें आप लोग को पता ही है क्या करना होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। पहले आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा, रिएक्ट से इंपोर्ट क्या, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास सेक्शन एक्सटेंड्स, और फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो अगर इसको एक्सटेंड कर लिया तो मेरा जो है क्लास कंपोनेंट बन गया। अब उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो कंस्ट्रक्टर, और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पास कर देंगे सुपर, सुपर कीवर्ड से जिससे ऊपर चला जाएगा जो भी चीज़ होगा, सुपर कीवर्ड को पास कर देंगे। और उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, और देखिए सुपर कीवर्ड पास कर दिया, और ऐप डॉट जेएसएस को भी मैं क्लास कंपोनेंट ही बना देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद ये जो रिटर्न वाला ये सारा चीज़ मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा, फंक्शन कंपोनेंट नहीं। सो क्लास ऐप एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और इसको भी मैं क्लास कंपोनेंट बना दिया। और यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर, सो उसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सुपर कीवर्ड को कॉल कर दूंगा इसमें एम्प्टी, और फिर उसके बाद नीचे चलेंगे, और यहाँ पर रेंडर मेथड होता है, तो रेंडर मेथड कर देंगे, और उसमें हम रिटर्न करके क्या दिखा देंगे, यूआई को। तो यूआई में अब देखिए पहले सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे यूआई को भेजते हैं। तो यहाँ पर भी एक रेंडर मेथड होता है, रेंडर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या, वही H1 एक भेज, पहले तो एक डिव लगाएंगे यहाँ पे डिव, और उसके बाद यहाँ पर एक H1 लगाएंगे, इसमें लिखेंगे नेम फर्स्ट नेम कोलन स्पेस, फिर एक और H1 लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे लास्ट नेम कोलन, फिर यहाँ पर ऐसे स्पेस कर देंगे, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, सिंपल सा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फिर लिख देंगे सेक्शन, सेक्शन को लिख दिया, इसको सेव कर देंगे। और यहाँ ऐप डॉट जेएसएस में जाके इसको कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने इंपोर्ट सेक्शन फ्रॉम सेक्शन कर लिया है। अब मुझे इसको खाली दिखाना है, तो रिटर्न में जाके क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर एक डिव लगाएंगे पहले तो, या एम्प्टी टैग लगा सकते हो, और यहाँ पर जाके सेक्शन को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर जैसे वहाँ पे भेजते थे वही चीज़ है, यहाँ पर वैसे ही भेजना, फर्स्ट इक्वल्स टू पूनम, और फिर लास्ट इक्वल्स टू मौर्य, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो मेरा ये यहाँ से चला जाएगा, इसको सेव कर देंगे, और मुझे इसको रिसीव करना है यहाँ पे।
तो देखिए वहाँ पे हमें क्या आता था, यहाँ पे प्रॉप्स में आता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको पता है दिस दिस करके ऑब्जेक्ट होता है, तो दिस के अंदर होता है प्रॉप्स। तो अगर हम लिखें दिस डॉट प्रॉप्स, सो हमारे पास आ जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉप्स में क्या आ रहा है। सेव करते हैं और एक बार चल के इसको देखते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा क्या है प्रॉब्लम। द रिक्वेस्ट मॉड्यूल src app.jsx डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। ओके, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया app.jsx को, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। तो इसको मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो हम लोग चलेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं कराया है। मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके देखता हूँ जो कंसोल लॉग कराया था मैंने, उसमें क्या आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है क्या, तो अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक बार दिस को ही प्रिंट करा देते हैं, कंसोल लॉग दिस को कराते हैं एक बार, दिस में क्या आता है। तो दिस में प्रॉप्स में अनडिफाइंड आ रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट आ रहा है। नेटवर्क इशू है क्या। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट, दिस को एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। सेव करते हैं और चलते हैं देखते हैं, तो हमें आना चाहिए वहाँ पर। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉप्स में कुछ डेटा आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स करें, सीधा सिंपल सा दिस डॉट प्रॉप्स, और सेव कर दें इसको, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें फर्स्ट में पूनम आ रहा है, लास्ट में मौर्य आ रहा है। तो हमें बस वही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट का लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फर्स्ट, और वैसे ही मैं नीचे वाले में लिख दूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लास्ट, और इसको सेव कर देंगे। और ये मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे इसकी ज़रूरत अब है नहीं। सेव करते हैं और इसको देखते हैं चल के। अब इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, पूनम मौर्य। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हम लोग प्रॉप्स भेजते हैं, सो प्रॉप्स क्या होता है कि पेरेंट टू चाइल्ड भेज सकते हैं हम लोग, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं भेज सकते। तो जो इसमें प्रॉब्लम है वो क्या होगी, मतलब अगर हम ये चीज़ करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, वो बताइए आप लोग। कि इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने। कि जो हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को भेज सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं भेज सकते, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, किसी को पता है। अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता तो बताइए नहीं पता। जो प्रॉब्लम अराइज होती है, और ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रॉप्स, जब हम लोग प्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम्स उस प्रॉप्स को यूज़ करते टाइम हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और ये प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ड्रिल मशीन होती है एक, जिससे आप लोग दीवारों में अपने छेद करते हो। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो प्रॉप को ड्रिल करना। प्रॉप को ड्रिल कैसे कर सकते हैं हम लोग? अब मान लीजिए कि हमारे पास चार कंपोनेंट है और चारों, जैसे ऐप डॉट जेएसएक्स है, उसके अंदर हेडर है और हेडर के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर फुटर है, ऐसे करके चार कंपोनेंट है। जो जिसका मतलब जैसे सबसे ऊपर जो रूट में है वो ऐप डॉट जेएसएक्स है और उसका चाइल्ड क्या है, हेडर डॉट जेएसएक्स, और उसका चाइल्ड सेक्शन डॉट जेएसएक्स, और उसका चाइल्ड फुटर डॉट जेएसएक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सबसे नीचे फुटर डॉट जेएसएक्स में हमें डेटा को पहुंचाना है तो उसको, और मेरा जो डेटा है वो ऐप डॉट जेएसएक्स में है, तो हमें पहले ऐप डॉट जेएसएक्स से वो डेटा लेके आना पड़ेगा हेडर डॉट जेएसएक्स में, और हेडर डॉट जेएसएक्स से लेके आना पड़ेगा सेक्शन डॉट जेएसएक्स में, और सेक्शन डॉट जेएसएक्स से तब वो आएगा फुटर डॉट जेएसएक्स। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मान लीजिए आपको बीच में रिक्वायरमेंट नहीं है उस डेटा की, मतलब आपको वो डेटा जो है वो हेडर में नहीं चाहिए, ना आपको सेक्शन में चाहिए, वो आपको लास्ट में फुटर में चाहिए, लेकिन आप लेके कहाँ से आ रहे हो, ऊपर से नीचे। तो ये बिल्कुल ही बैड प्रैक्टिस है, इसको बोला जाता है बैड प्रैक्टिस। ये कभी भी आपको नहीं करना है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉप ड्रिलिंग होता है, ये आपको नहीं करनी है, ये बैड प्रैक्टिस है रिएक्ट में। अगर आप लोग ये करते हो तो ये माना जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता रिएक्ट में। सो प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करना है। प्रॉप्स किस लिए यूज़ होते हैं? अब मान लीजिए आपको एक ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है और आपने उसमें हेडर डॉट जेएसएक्स बनाया, तो आप उसमें कर सकते हो, लेकिन जैसे उसमें नेस्टिंग होता है ना, एक लेवल ऑफ नेस्टिंग होता है, जैसे कि अब आपको चाहिए सबसे नीचे वाले कंपोनेंट है, उसके बीच में 5 कंपोनेंट है, पांचों में से कहीं भी नहीं चाहिए आपको। तो आप ऐसा मत करिए कि ऊपर से, सबसे ऊपर से ड्रिल करते हुए नीचे ले आइए, मतलब ड्रिल करिए और पहले हेडर में लाइए, फिर उसको जो है सेक्शन में लाइए, फिर फुटर में लाइए। तो उसमें देखिए कितना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। अगर मान लीजिए उसमें से एक भी कंपोनेंट आपने बीच में से हटाया तो वो पूरा चेन टूट जाएगा और एरर आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे एरर आ रहा है। सो इस चीज़ को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। तो प्रॉप ड्रिलिंग आपको नहीं करना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक हुक होता है जिसको बोलते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। हम लोग पढ़ते थे ना फंक्शनल कंपोनेंट में हुक होते हैं, तो एक होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो जब फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा हुक यूज़ करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। सो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो आप जो डेटा था पेरेंट टू चाइल्ड में ला रहे थे और चाइल्ड टू पेरेंट में नहीं ले जाते, उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देता है। ये क्या करता है कि जितना भी आपके एप्लीकेशन का डेटा है, मतलब पूरी वेबसाइट में जो भी डेटा आपको ज़रूरत है, उसको क्या करेगा, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर डाल देगा और उसको बोलेगा कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट मतलब हो गया, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। तो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन हो गई। अब सेंट्रलाइज्ड लोकेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह रख देगा और वहीं से सब में जा सकता है डेटा आपका। एक बार हम लोग चलते हैं और कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अगर हम इमेजेस में देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि पेरेंट है ये, उसके बाद नैप बार है, चाइल्ड भी है। तो हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे थे। अगर मान लीजिए चाइल्ड भी में आपको डेटा चाहिए और वो डेटा जहाँ पे है पेरेंट पे है, तो आप क्या करेंगे, पहले ड्रिल करके नैप बार में डालेंगे, फिर ड्रिल करके चाइल्ड में डालेंगे, फिर यहाँ से ड्रिल करके यहाँ देंगे प्रॉप्स को। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रलाइज लोकेशन, और उसका एक्सेस आपके रूट कंपोनेंट में होगा जो पेरेंट होगा, और पेरेंट से फिर वो नीचे कहीं भी ले सकता है। सो अगर यहाँ पर आपने एक सेंट्रलाइज लोकेशन बना दी और उससे कनेक्शन आपने सब में कर दिया, तो आपका वो डेटा कहाँ पे जा सकता है, होम भी यूज़ कर सकता है, अबाउट भी यूज़ कर सकता है, नैप बार भी, चाइल्ड ए भी और चाइल्ड बी भी। तो वही कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो
अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉप ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें जो डेटा है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे होगा, यहीं से उठा सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट में। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। और उसके लिए हम लोग एक हुक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम लोग यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है, बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम होती है प्रॉप्स को अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में। और अगर मुझे सबसे ऊपर वाले कंपोनेंट में डेटा है और सबसे नीचे पहुंचाना है या बीच में नहीं ज़रूरत है, तो क्या प्रॉब्लम अराइज होती है बताइए। क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो अराइज होती है? सब लोग आंसर देंगे? फटाफट बताइए आप लोग। क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि प्रॉब्लम अराइज होती है, बताइए। प्रॉप्स प्रॉप्स को ज़्यादा यूज़ करने पे। और उसको दूर करने का क्या मेथड है? क्या क्या चीज़ है जिससे वो दूर हो सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? यूज स्टेट नहीं करना है। यूज स्टेट मैंने कहाँ बताया आपको? यूज स्टेट तो अलग चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके प्रॉप ड्रिलिंग को सॉल्व करने का तरीका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करके। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, आपका जो डेटा है उसका एक सेंट्रलाइज लोकेशन बना देता है, वहां से सारे कंपोनेंट एक्सेस कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? और इसमें कौन सा हुक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में? अभी मैंने आपको बताया है सबको। कौन सा ऐसा हुक होता है जो कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करने के लिए? ये तो मैं आपको जब समझाऊंगा आगे तो पता चलेगा, लेकिन फिर से बता दूं। ओके। एक वाइट बोर्ड बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। मान लीजिए हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। ऐप ऐप डॉट जेएसएक्स, एक ऐप डॉट जेएसएक्स है, एक और है इसमें कंपोनेंट, और इसमें है हेडर डॉट जेएसएक्स, और फिर एक और है कंपोनेंट
और इसमें है सेक्शन डॉट JSX, और उसके बाद एक और कंपोनेंट है जो कि है फुटर डॉट JSX। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, और ये चारों कंपोनेंट्स में हमें क्या करना है कि डेटा को पहुंचाना है। अभी देखिए, जो डेटा है आपके पास, जो आपका डेटा है वो ऐप डॉट JSX में है, और उसको कहाँ पहुंचाना है, फुटर डॉट JSX में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो ऐसे तो पहुंचा नहीं सकते आप कि ऐसे पहुंचा दोगे, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड नहीं है डायरेक्ट। ये जो है ये तरीका गलत है। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पहुँचाओ, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो डेटा हम लोग यहाँ पहुँचा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये वाला ऐसे तो आप कर नहीं सकते, तो आपको एक 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 लेवल पे पहुँचाना पड़ेगा डेटा, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे प्रॉप ड्रिलिंग। और प्रॉप ड्रिलिंग होता है ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। तो ये चीज़ है आपका प्रॉप ड्रिलिंग। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक आपको समझ आया, बताइए शिवांगी जी, यहाँ तक समझ आया प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट। बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम समझ आई। और अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज लोकेशन बना दो। मान लीजिए मैं एक यहाँ पे लोकेशन बना देता हूँ, एक चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ यहाँ पे एक लोकेशन बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा डेटा है, जो जो डेटा मुझे सबको शेयर करना है, और मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इसके पास मेरा डेटा है, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर सब में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, चारों में भेज सकता हूँ। तो अब मुझे प्रॉप ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में सेव है, वहाँ से अगर जिसको भी चाहिए तो वो ले सकता है, और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ऐसा नहीं है खाली ले ही सकता है, चेंजेस भी कर सकता है। ये हम लोग आगे क्लास में समझेंगे कैसे करना है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं।
इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और इसी के अंदर एक हुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, तो उसका यूज हम लोग करते हैं। अब बताया, समझ आया आपको शिवांगी जी? और सभी को, किसी को कोई डाउट है इसमें? पूनम जी आपको समझ आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं यूज़ करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट का पार्ट है, और अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई ना यूज़ करें, कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें, तो उसमें होता है, बहुत आपने नाम सुना होगा, रिडक्स। रिएक्ट में आपका होता है, और जब जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी लिखी होती है, रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी वही काम करती है, आपका एक सेंट्रलाइज लोकेशन बना देती है। जैसे यहाँ पे इन्हें कॉन्टेक्स्ट का बनाया था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो रिडक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिडक्स। तो इसकी जगह आप लोग रिडक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो दोनों चीज़ें हैं। सो रिएक्ट रिडक्स भी हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है। चलिए फिर एक चीज़ और देख लेते हैं। आप लोगों में से ये बताइए कि किस किस ने जो मैंने एपीआई वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो उसकी क्लास की थी, जो एपीआई फेचिंग का कॉन्सेप्ट था, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, फेच एपीआई का यूज़ करके। यहाँ पे जितने लोग अभी हैं उसमें से किस किस ने वो चीज़ें की थी, बताइए। फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट और जेसॉन और ये सब क्लियर है किसका इसका? सभी का क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जेसॉन ऑब्जेक्ट आ रहा था एपीआई के थ्रू, और तो जिस जिसने जो है फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक जेसॉन ऑब्जेक्ट आ रहा था बैकएंड से। जब आप लोगों ने वेदर का ऐप भी बनाया होगा तब भी देखा होगा, या फिर जब हम लोग जेसॉन प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या आ रहा था, एक जेसॉन ऑब्जेक्ट आ रहा था, और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉमिस में आ रहा था वो, और उसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, है ना। और फिर उस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखा रहे थे फ्रंट एंड पे, यही काम कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कि जो हम लोग जेसन ऑब्जेक्ट था उसको डॉट जेसन मेथड करके हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट में, जो जावास्क्रिप्ट का सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद उसको दिखा रहे थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो एट द लास्ट हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और उसको हमें दिखाना होता है। तो जो फेच एपीआई कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग रिएक्ट में भी देखेंगे कि कैसे करना है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, जो मान लीजिए हमने वहां से आया और उसको कन्वर्ट भी कर लिया, उसके बाद मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया। अब वो ऑब्जेक्ट खाली सिंपल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। वो जो जेसॉन आता है वो क्या क्या हो सकता है, बताइए, जो मैंने आपको बताया अभी। कमेंट में लिखिए वो किस किस टाइप में आ सकता है। ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एरे भी आ सकता है, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है कि नहीं, बताइए। आप लोग बताइए कि जो एपीआई के थ्रू डेटा आता है, जब हमने उसको जेसॉन का यूज करके कन्वर्ट कर दिया, तो वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, एक बार बताइए। नाम बताइए उसका, क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है।
तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है, मतलब कि एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। सो अब हम लोग ये अभी फेच करने का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में खुद से, और उसको हम लोग सोचेंगे कि वो जेसॉन से डेटा आया है, उसको हमने कन्वर्ट करके बनाया है, और उसके बाद उसको हम लोग दिखा के देखेंगे कैसे हमें दिखाना है। तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लोग रिएक्ट में उसको दिखा कैसे सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को आता है। तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं एक बार। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में चलेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए मैं एक बटन बनाऊंगा, और एक पेज बनाते हैं हम लोग सिंपल सा। तो क्या करते हैं कि ऐप डॉट जेएसएक्स में चलेंगे, और इसको हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट ही कर दें, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट मैंने बना दिया था। तो इसको कंट्रोल जेड कर करके ये क्लास कंपोनेंट से फंक्शनल कंपोनेंट बन सकता है, क्योंकि पीछे हमने किया था ये चीज़। तो ये बन गया। अब मुझे सेक्शन वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, सेक्शन वाले कंपोनेंट को, और ये वाला सारा हटा दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और सेव कर देंगे तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये सारे जो मेरे पास बटन क्लिक ये सब हटा दूंगा मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। सारा जो कंपोनेंट बनाया था मैंने हटा दूंगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा प्रोजेक्ट को, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो खाली मेरे पास अब ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जी एस एस है, तो इतना चीज़ है बस। और कंपोनेंट फोल्डर मेरा बिल्कुल खाली है, मैंने उसको खाली कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। एसआरसी के अंदर मेरा कंपोनेंट्स फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग एक यूटिल नाम का फोल्डर बनाएंगे। एसआरसी पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और इसमें हम लोग एक यूटिल नाम का फोल्डर बनाएंगे। यूटिल मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई यूटिलिटीज, अगर आप कोई फाइल बनाते हो तो आप यूटिल नाम के फोल्डर में रख सकते हो। ये मैं अपने आप से बना रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी बनाओ, लेकिन हाँ, अभी आप लोग ट्यूटोरियल को देख रहे हो तो उसके हिसाब से चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ध्यान से देखिए एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करके उसके अंदर यूटिल नाम का फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा, तो न्यू न्यू राइट क्लिक करेंगे यूटिल नाम के फोल्डर पे और न्यू फाइल करेंगे, और यहाँ पर कर दूंगा मैं एक एक फाइल बनाऊंगा, और उसके अंदर लिखूंगा, उसके अंदर लिखता हूँ मैं डेटा डॉट जे एस करके फाइल बनाऊंगा, डेटा डॉट जे एस। तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी यूटिल के अंदर, जिसमें होगा डेटा डॉट जे एस। ये देख लीजिए आप लोग। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल सा एक एरे बनाएंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक एरे बनाते हैं। तो लेट ए आर आर इक्वल्स टू, मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट ए आर आर इक्वल टू। तो एरे के लिए हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें कि क्या क्या रहेगा। तो पहला आईडी रहेगा, पहला आईडी रहेगा, और आईडी पहला फर्स्ट होगा 1। और इसके बाद इसमें हम लोग कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, गूगल ओपन कर लूँगा, और मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब जो रिपीटेटिव काम है ये आपको नहीं करना। तो आप लोग क्या करिए, गूगल खोलिए, वहाँ पर चैट जीपीटी लिखिए, चैट जीपीटी, और उसके बाद चैट जीपीटी की वेबसाइट खुल जाएगी, इस पर जाइए, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रॉम्प्ट क्रिएट अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, विद सम रैंडम वैल्यूज ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए इसके अंदर, एरे के अंदर, इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे लिए जनरेट कर देगा, एंटर कर देंगे। आप लोग अपने आप से बना सकते हो। तो इसने तो कुछ गलत चीज़ बना दी। क्रिएट अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद 10 ऑब्जेक्ट्स डेटा, 10 ऑब्जेक्ट्स डेटा, ऐसे करते हैं। यहाँ पर इन्होंने आप सही बनाया। तो देखिए
मेरे लिए इन्होंने 10 डेटा का करके दे दिया एरे। सिंपल सा एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ऊपर और यहाँ से लेट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इतना पूरा जो 10 है यहाँ तक, कंट्रोल सी, पूरा नहीं यहाँ तक करूँगा, और कंट्रोल सी करके इसको ले जाऊँगा और यहाँ पर ये जो है इसकी कंट्रोल ए करके इसको हटा दूंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये मेरे पास डेटा आ गया सारा, 10 ऑब्जेक्ट्स का डेटा। और यहाँ पे इसको मैं इसका नाम जो छोटा कर लूँगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना करके ARR कर लूँगा, सेव करूँगा। तो देखिए मेरा ये डेटा आ गया एरे। अब मुझे इसको यहाँ नहीं यूज़ करना है, मुझे इसको कहाँ यूज़ करना है, अपने JSS कंपोनेंट में, जहाँ मैं बनाऊंगा, जो मैं नया कंपोनेंट बनाऊंगा वहाँ पे मुझे फेच करना है। तो मुझे इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ इंपोर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करना, आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, मैं खाली इसको एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट लेट ARR। तो मेरा ये फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कि नहीं बताइए? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? 10 ऑब्जेक्ट का डेटा है, मैंने अपना कस्टमाइज एरे बनाया है एक सिंपल सा। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जेसॉन आ रहा है और उसको मैं कन्वर्ट करके मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यही डेटा तो आपके पास होता है अगर आप लोग जो है काम करते हो API के थ्रू। तो एट द एंड में आपको यही डेटा तो मिलता है जिसको आपको दिखाना होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? डेटा को मैं भेज दूँ तो कंट्रोल A कर लीजिए, कंट्रोल C, और इसको मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, कंट्रोल V। तो ये है app.js में। तो यूटिल फोल्डर आप लोगों ने बना लिया होगा आई थिंक। सो यूटिल फोल्डर आप लोगों ने बना लिया होगा आई थिंक, और मैंने डेटा आपको भेज दिया है। आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर एक SRC के ऊपर राइट क्लिक करिएगा और उसमें एक यूटिल फोल्डर, जैसे कंपोनेंट्स है, एसेट्स है, उसके अंदर एक यूटिल फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर एक फाइल बना लीजिएगा जावास्क्रिप्ट data.js, और उसके अंदर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे लेट ARR, एक बनाएंगे एरे और उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर लेंगे। तो देखिए पहला ऑब्जेक्ट क्या, ID1, दूसरा ID2, तीसरा ID3, चौथा ID4, पांचवा ID6, 7, 8, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट है। इसमें कुछ क्लियर ना हो तो पूछ लीजिए। पूनम जी आ रहा है कि नहीं बताइए? यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बताएंगे।
बताइए, आप लोगों ने कर लिया? एरे वाला फाइल बना लिया, एक्सपोर्ट कर लिया उसको? अब क्या करते हैं कि पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर उसको हम इंपोर्ट करते हैं और प्रिंट करते हैं तो क्या वो डेटा मेरा जो है, जो ऐप डॉट जे जो डेटा डॉट जेएस में है फाइल में, वो ऐप डॉट जेएस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या जो मैं नया कंपोनेंट बनाऊंगा उसमें दिख रहा है कि नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट पहले बनाते हैं जिस पे हम फेच करेंगे, उसको शो करेंगे, उसको दिखाएंगे। तो देखिए, हम लोग चलते हैं और ये कंपोनेंट्स में जाएंगे। कंपोनेंट्स को मैंने क्लियर कर दिया था सारा। तो उसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे, इसका नाम हम लोग रखेंगे fetch डॉट जे एस एक्स। तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो पहला रखेंगे fetch डॉट एफ ई टी सी एच, fetch डॉट जे एस एक्स। तो ये कंपोनेंट है जो कि हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ से, इसको इंपोर्ट। अब यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ होता तो डायरेक्ट हम ए आर आर को गेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट हुआ है खाली। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सिंपल एक्सपोर्ट लिखेंगे। तो जितने के आगे आपने एक्सपोर्ट लिखा होगा वो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उसको हमें कैसे रिसीव करना होगा, ऑब्जेक्ट में। तो हमें ए आर आर को ऑब्जेक्ट में रिसीव करना होगा। तो फेच डॉट जेएसएक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट, और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है, जो एरे है वो क्या है जिसको एक्सपोर्ट किया, ए आर आर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए आर आर। और कहाँ से करना है, तो फ्रॉम, और फिर हम इसको पाथ देंगे। तो मेरा करंट फोल्डर जो मैं एस आर सी में हूँ तो डॉट स्लैश, और फिर वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, एक बार हाँ सॉरी, हम लोग करंट फोल्डर एस आर सी में नहीं, हम लोग कंपोनेंट में है। तो कंपोनेंट से पहले हमें बाहर जाना पड़ेगा। एस आर सी में आएंगे तभी तो हमें ये दिखेगा जो यूटिल वाला फोल्डर है। तो पहले बाहर जाने के लिए, एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार डॉट लगाते हैं। तो डॉट डॉट स्लैश। तो हम लोग कहाँ चले गए, कंपोनेंट्स के बाहर चले गए, और यहाँ पर एक यूटिल नाम का फोल्डर है तो यूटिल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर स्लैश लगाएंगे। तो इसके अंदर एक फाइल है डेटा, तो उसी के अंदर मेरा फाइल मिलेगा, तो डेटा डॉट जे एस। तो हमने पाथ दे दिया अपने एरे का। तो मेरा जो एरे है वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं एक अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन, जो मेरा फेच, वही चीज़ जो हम लोग करते आ रहे हैं, और इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, रिटर्न में मान लीजिए मैं अभी क्या कर देता हूँ, रिटर्न ऐसे सिंपल कर देता हूँ, और यहाँ पर एक एम्प्टी टैग लगा के उसमें क्या कर देता हूँ, h1 डाल देता हूँ, h1, दिस इज माई फेचिंग फाइल JSX। तो ये कर दिया मैंने। तो ये हेडिंग तो दिखेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे जो एरे आ रहा है उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे पास आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगा सकता हूँ, और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ARR को प्रिंट करके देख सकता हूँ। तो सेव करते हैं। और अभी मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया यहाँ से जो कंपोनेंट है, तो एक्सपोर्ट। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं इसको, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे फेच। तो हमने यहाँ पे फेच को एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, फेच। और यहाँ स्पेलिंग गलत है, फेट, FETCH। और यहाँ से फेच को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमें इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट FETCH फेच फ्रॉम कंपोनेंट्स, और यहाँ पर हम दिखा देंगे इसको FETCH, उसको बंद कर देंगे। सेव करते हैं। और पता नहीं मेरा दिख रहा है कि नहीं कंपोनेंट यहाँ पर, या फिर से रन करना पड़ जाए। एक बार रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज माई फेचिंग फाइल JSX। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका जो मैंने फेच डॉट JSX में ये h1 वाली लाइन लिखी थी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी तो मुझे एरे को देखना है जो कंसोल लॉग करा है कि वो आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपनी फाइल में, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में देखेंगे कि वो डेटा आ रहा है कि नहीं मेरे पास एरे। तो कंसोल में गए तो यहाँ पर देखिए एरे ऑफ 10 यहाँ पे दिखा रहा है, और इसको जब मैं बड़ा करूँगा तो इसके अंदर देखिए 10 डेटा आ रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास वो डेटा आ रहा है जो कि मैंने वहाँ पे आपका डेटा डॉट जेएस फाइल में बनाया था, उसको यहाँ पे मैंने गेट कर लिया है। तो अब बस इसको दिखाना ही रह गया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा डेटा आ रहा है। जीरो में एज, मतलब एरे के जीरो इंडेक्स पे एज 30 आ रहा है, सिटी न्यूयॉर्क आ रहा है, ID 1 आ रहा है, नेम जॉन आ रहा है। और ये देखिए दूसरे पे, तो ऐसे ऐसे करके आपका आ रहा है। अब यहाँ तक बताइए किसका किसका आ रहा है। मैं बहुत स्लो चलूँगा ताकि आपको समझ आए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, डेटा आपका आ रहा है कि नहीं फाइल में, बताइए।
जो fetch डॉट जेएसएक्स आप बनाओगे तो वहाँ पे आप इंपोर्ट करिएगा एरे को, ARR को। कहाँ से? आप जो होगे, आपका जो फेच है वो कंपोनेंट्स के अंदर है, आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, तो डॉट डॉट स्लैश करेंगे और उसके बाद फिर उसमें यूटिल एक बना हुआ है तो यूटिल के अंदर जाएंगे और फिर डेटा डॉट जेएस में। यहाँ तक बताइए क्लियर है कि नहीं? ये बताइए डेटा आपका आ रहा है कि नहीं वहाँ पे? कंसोल लॉग करके देखिए और उसमें देखिए जाके, अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें खाली दिखाना है इसको बस। डेटा डॉट जेएस फोल्डर नहीं है डेटा डॉट जेएस। और पहली बात तो वो डेटा डॉट जेएस है और वो एक फाइल है जो कि यूटिल फोल्डर के अंदर है। और जो आपका फेच डॉट जेएसएक्स है ये आपका कंपोनेंट्स के अंदर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसआरसी फोल्डर है, दिख रहा है आपको? एसआरसी को अगर आप बंद कर दो तो ये सारी फाइलें हट जाएंगी। तो सारा जो फाइल्स है या फोल्डर है वो एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर आपका 3 फोल्डर है, एक एसेट्स है, एक कंपोनेंट्स है और एक यूटिल मैंने अभी बनाया। तो यूटिल में मैंने अपना डेटा डॉट जेएस रखा है जिसमें मेरा डेटा है, क्योंकि कंपोनेंट्स को मैं कंपोनेंट्स में रखूंगा और जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उसको मैं यूटिल में रखूंगा। और अगर मेरे पास इमेज या वीडियोस होंगी तो वो मैं एसेट्स में रखूंगा। तो ऐसे ही होता ही है। सो अब यूटिल में मेरे पास डेटा डॉट जेएस है, उसमें एक एरे है और उस फाइल में एक एरे है। और मेरे पास कंपोनेंट्स में फेच डॉट जेएस है जहाँ मुझे उस एरे को दिखाना है फेच करके। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पाथ दूंगा इम्पोर्ट एरे, जब फेच डॉट जेएसएक्स में बताऊंगा कि आपको एरे को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ARR फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है? तो अभी मैं तो यहाँ पे हूँ फेच डॉट जेएसएक्स में, तो मुझे पहले एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश। अगर मैं सिंगल डॉट लिखता तो उसका मतलब था करंट डायरेक्टरी में, और डॉट डॉट करूँगा तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे चला जाऊँगा। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ? कंपोनेंट्स में। अगर मैं एक डायरेक्टरी डॉट डॉट स्लैश करूँगा तो पीछे चला जाऊँगा, तो मैं चला आऊँगा एसआरसी में। तो एसआरसी में आ गया, तो एसआरसी में मेरे पास एसेट्स फोल्डर है, कंपोनेंट्स फोल्डर और यूटिल। अब मुझे वहाँ से कहाँ जाना होगा? यूटिल में। तो फिर मैंने स्लैश लिखा और यूटिल लिखा। अब यूटिल में कौन सी फाइल में है? तो स्लैश किया, फिर डेटा डॉट जेएस, तो डेटा डॉट जेएस के अंदर मेरा एरे है। तो वो कहाँ से? यहाँ से एरे में आ जाएगा और फिर एरे को मैंने कंसोल लॉग करा दिया ARR, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप बाद में तो एपीआई के थ्रू करोगे, एपीआई से फेच करोगे, लेकिन अभी मैं आपको डेमो की तरह दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे टैकल करना है इन सब चीज़ों को। फेच डॉट जेएसएस का कोड भेज दूँ मैं? ये ऐप डॉट जेएसएस को ओपन करना है, ओके। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ पर तो सिंपल सा आपका रिएक्ट इंपोर्ट हुआ है, फिर इंपोर्ट फेच। और इस रिएक्ट की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने इंपोर्ट किया ये तो क्लास कंपोनेंट के लिए था, इसमें तो जरूरत नहीं है वैसे। इंपोर्ट फेच फ्रॉम, अब ये फेच कहाँ से इंपोर्ट होगा? तो मैं अभी ऐप डॉट जेएसएस में हूँ। तो आप जहाँ पे हो वहाँ से आपको देखना चालू करना है कि आपको कैसे जाना है। तो अभी आप कहाँ पे हो? ऐप डॉट जेएसएस। ऐप डॉट जेएसएस यहाँ पर देखिए कहाँ पे है। तो ऐप डॉट जेएसएस ना कंपोनेंट में, ना एसेट्स में, ना यूटिल में, ये एसआरसी में है। और एसआरसी से आपको जाना है कंपोनेंट्स में, तो वो कंपोनेंट्स एसआरसी के अंदर ही है। तो आप क्या करोगे, जो करंट फोल्डर है, मतलब कि मैं कहाँ पे हूँ? एसआरसी में, तो करंट फोल्डर मेरा एसआरसी हो गया। वहाँ से मुझे कंपोनेंट्स में जाना है, फिर उसके बाद फेच मिलेगा। तो ये ऐसे करना है आपको, और फिर यहाँ पे फेच आ गया, आप फेच को आपने यहाँ पे दिखा दिया।
बताइए आप लोग का हो गया यहाँ तक? क्या एरर आ रहा है आपको, पूनम जी बताइए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको फैच करके और शो करके देखते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक बटन बनाऊँ और उस पर जैसे ही क्लिक करूँ शो डेटा, तो वो मुझे क्या करे, लिस्ट शो कर दे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने fetch डॉट जी6 में। पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। मैं एक डिव बनाऊंगा पहले तो। मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। नहीं नहीं, डिव नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ, पहले एक डिव बनाऊंगा, डिव। और इस डिव के अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन पे लिख दूंगा शो, शो डेटा। तो मैंने एक बटन बना दिया और वो ऐसा दिख रहा है। इसको देख लेते हैं शो कैसा दिख रहा है। शो डेटा। तो एक बटन है शो डेटा करके दिख रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो एक बटन है सेंटर में दिख रहा है जो शो डेटा करके। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं यहाँ पे। ऑन क्लिक। और इस पे मैं क्लिक मेथड को कॉल कर देता हूँ। यहाँ तक तो सिंपल है। और ये मैं जो मेथड बनाऊंगा वो तो रिटर्न के बाहर बनाना पड़ेगा। मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन क्लिक। और एक फंक्शन बना दिया मैंने क्लिक नाम का। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने एक बटन बनाया हुआ है क्लिक और शो डेटा। और अब मुझे यूआई बनाना है किसका, कि जो डेटा शो करेंगे वो कहाँ शो करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे करता हूँ क्या, कि मैं एक टेबल बना सकता हूँ। टेबल टैग आप लोगों ने पढ़ा था। तो टेबल बना देंगे अगर, तो टेबल में हम लोग को डेटा शो हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेबल बना सकते हैं एक। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं एक डिव बनाऊंगा। तो डिव एक नीचे बनाते हैं इसके। और उसके अंदर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, टेबल टेबल टैग लगाना पड़ेगा। अब टेबल में क्या होता है कि पहले तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग। तो पहले टी आर बनाएंगे एक। और उसके अंदर टी एच करके टी हेड करेंगे। एक बार देख लेता हूँ मैं इसका क्या सिंटेक्स होता है। तो टेबल टैग, टेबल टैग। हम लोग चलते हैं टेबल टैग को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाँ, टी आर के अंदर टी एच होता है। ओके। तो मैंने टी आर तो बना दिया, उसके अंदर टी एच होता है पहला हेडिंग। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसी उस हिसाब से हम बना देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है। तो चार हेडिंग है। तो पहले लिख देंगे आईडी। फिर एक और लिख देंगे टी एच, आईडी का नेम। और फिर क्या कर देंगे, एक और टी एच बना देंगे, नेम एज। और फिर सिटी। तो फिर टी एच बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे सिटी।
तो ऐसे करके हमारे पास 4 कॉलम, इसको फॉर्मेट कर लूँगा मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखिए एक मैंने यहाँ पर बनाया टेबल, टेबल के अंदर ये 4 कॉलम। सेव करते हैं इसको और एक बार चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है ये हमारा व्यू। तो आईडी नेम ए सिटी, अब ये ऐसा दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, एक बार इसको बॉर्डर देके देखते हैं क्या 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 कहाँ पे बॉर्डर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर देते हैं स्टाइल डबल कोट और यहाँ बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, वाइट क्योंकि पीछे ब्लैक है। तो हम लोग अगर ये वाइट करके देखते हैं कहाँ तक बॉर्डर आ रहा है। तो ये इतना ही बॉर्डर आ रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका हम अगर विड्थ, विड्थ इसका दे दें, सॉरी ऊपर वाले टेप का देंगे विड्थ, तो इसका विड्थ दे देते हैं। तो स्टाइल जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ, और इसका विड्थ देंगे हम 60%। तो हम लोग डबल कोट लिखना पड़ेगा 60%। तो अब चेक करते हैं एक बार, तो उसका तो विड्थ बढ़ गया होगा, तो हमें बॉर्डर उस पर लगाना पड़ेगा एक बार। यहाँ पर करते हैं बॉर्डर कोलन 2 pf सॉलिड वाइट। तो ये आप लोग व्यू बना लीजिएगा अच्छे से, मैं तो अभी आपको करके दिखा रहा हूँ खाली। तो इसने क्या लिया, विड्थ मैंने 60% किया, तो इसने इतना छोटा क्यों लिया। इस पे इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल स्टाइल अप्लाइड है, उस वजह से हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं देंगे, ये अपने आप एडजस्ट हो जाए। अभी मैं ऐसे ही करता हूँ। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई डमी डेटा देते हैं इसको खाली टी आर, और इसके अंदर हम लोग डमी डेटा देते हैं टी डी इंटू 4 कर देंगे। तो 4 कॉलम है क्योंकि। तो मैं यहाँ पे ID 1 लिखता हूँ, नेम अपना लिख के देखता हूँ, अपना ऐसे व्यू बना रहा हूँ मैं, सुमान एज 26 और सिटी जौनपुर करता हूँ मैं और सेव करता हूँ। तो अभी हम लोग चल के देखें कैसा दिख रहा है। तो देखिए ऐसा दिख रहा है कुछ अभी। तो मेरे पास एक डेटा आ रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये जो डेटा चाहिए ना, ये मुझे वहाँ एरे से निकालना है, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसे ही 10 रो बने और 10 रो में ये डेटा आ जाए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे देखिए टी आर यहाँ तक तो हेडिंग हो गया। इसके बाद वाला ये जो कोड है यहाँ से यहाँ तक, ये मुझे लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक रो बनाएगा ना। अगर ऐसे आपको 10 रो चाहिए तो इस कोड को आपको लूप में लिखना पड़ेगा। लूप कैसे हम लोग लगा सकते हैं, मैप मेथड से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एरे जितना बड़ा है उतनी बार ही लूप चले। मान लीजिए तो उसमें 10 डेटा है तो 10 डेटा के लिए लूप चले। तो याद कीजिए आप लोग, मैंने जब आपको मैप मेथड पढ़ाया था तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, 10 डेटा के लिए चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, बताइए। तो मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं बटन को हटा देता हूँ, बटन की जरूरत नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे बटन को हटा देता हूँ और मैं ये ऑन क्लिक फंक्शन भी हटा दूंगा, क्लिक वाला। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही लोड हो तो मेरा ये टेबल दिख जाए। तो अभी देखिए खाली टेबल दिख रहा होगा आपको। मैं बटन को इसको रिफ्रेश कर दूंगा। तो बटन मेरा, बटन इसको सेव नहीं किया था मैंने, सेव कर देते हैं। तो अभी आपको खाली वो टेबल ही दिख रहा होगा। तो टेबल ही दिखाते हैं पहले। तो देखिए अभी आपको डमी डेटा दिख रहा है, लेकिन मुझे एरे से चाहिए डेटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी देखिए इतना जो पार्ट है इसको मुझे लूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे 10 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट को कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लूप लगाना है। तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि पता है आपको कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो मेरा एरे है वो कहाँ पे है, ARR में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरे डॉट मैप लगा सकता हूँ कि नहीं। तो ARR डॉट मैप, और वो क्या करता है, कॉल बैक लेता है। तो फंक्शन यहाँ पे दे देंगे, और इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, पहला क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्या आता है, एलिमेंट, सॉरी
एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे पहले क्या आता है, मैप मेथड। तो पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है इंडेक्स, मैप। तो यहाँ पर देखिए पहला होता है एलिमेंट, करंट वैल्यू, फिर इंडेक्स, फिर एरे। तो हमको क्या करना है, यही चीज़ करना है जो कॉल बैक होता है। तो यहाँ पर देखिए एरे डॉट मैप कर दिया, तो ये एरे के सारे मेथड्स आ जाएंगे और उसके अंदर पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है, डेटा डॉट जेएस में जब आप जाओगे तो पहला एलिमेंट ये हो गया, पहला ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा एलिमेंट तीसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे आपके एलिमेंट। फिर आपको दूसरा क्या चाहिए, इंडेक्स, और एरे की जरूरत है नहीं तो एरे आप मत डालिए। तो दो चीज़ें आ जाएंगी और मैं इसको खोल दूंगा। तो अब मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, अब जो मैंने कॉपी किया था ना वो इसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ लगाएंगे। ये रिटर्न किसका है, ये रिटर्न जो है ये रिटर्न अलग है, ये इस फैच का रिटर्न है। और ये जो रिटर्न ये मैप का रिटर्न है। तो मैप में हम लोग रिटर्न लगाएंगे और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, जो मैंने अभी यूआई को बनाया था वो क्या था, यूआई। कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये जो, अब इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा। तो आप देखिए ये जो कोड, जो रिपीटेटिव कोड था वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो ये 10 बार रिपीट होगा क्योंकि ये 10 बार लूप चलेगा। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये जो टी है इसके अंदर ये एक डेटा नहीं चाहिए। अभी देखिए अब अभी मैं रन करूँगा तो ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं इसको और चल के देखते हैं। तो अभी देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 10 बार प्रिंट हो गया, ये 10 बार ऐसे प्रिंट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे 10 बार 10 डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलता हूँ और ये वन की जगह क्या कर लूँगा, वन की जगह मैं यहाँ पर लगाऊंगा करली ब्रैकेट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखना है। और एलिमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट आया होगा पहला, तो एलिमेंट और डॉट। और इसके अंदर और पहले ऑब्जेक्ट में क्या क्या था देखिए यहाँ पर, पहले ऑब्जेक्ट में डेटा डॉट जिसमें क्या था, एलिमेंट डॉट अगर करते हैं तो आईडी, एलिमेंट डॉट नेम, एलिमेंट डॉट एज, एलिमेंट डॉट सिटी। तो ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट डॉट पहले आईडी लिखेंगे, फिर वैसे ही ये जो नेम है इसकी क्या कर देंगे, जावास्क्रिप्ट लिखना है तो करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे एलिमेंट, एलिमेंट डॉट नेम, फिर एलिमेंट डॉट एज, और फिर लिख देंगे एलिमेंट डॉट सिटी। उसको बंद कर देंगे और सेव करते हैं। और उसके बाद चलिए अब देखते हैं, अब मेरे पास सारा डेटा अलग अलग आना चाहिए। तो देखिए आईडी जॉन डो, टी सेज है, न्यूयॉर्क, सारा डेटा 10 का 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये कोड मैं आपको भेज दे रहा हूँ कॉपी करके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको मैं व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ आपको। क्या एरर आ रहा है आपको, एक बार कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिए या फिर लिख दीजिए एरर क्या आ रहा है आपको।
एक बार आप अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल भेजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल का। और सबका हुआ कि नहीं बताइए, टेबल प्रिंट हो रहा है या नहीं? ऐसे तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सेस कर लिया मैप मेथड की मदद से। आपका ये जो है मैंने अभी चेंज किया था, यहाँ पे आपने क्लास वाला ही यूज़ किया है, मैंने फंक्शनल मेथड अभी बताया था, चेंज किया था इसको, उसको चेंज करिए। और यहाँ पर आपने किया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ये तो सही है। ये सेक्शन वाला हटाना है आपको, ये भी पुरानी कोड है, आपने पुरानी कोड किया हुआ है। और इसमें एरर क्या आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए आप कि ब्राउज़र पे कुछ शो हो रहा है कंसोल में, तो समझ नहीं आ रहा मुझे। ब्राउज़र पे कुछ शो हो रहा है क्या, ब्राउज़र पे कोई एरर या कुछ? ब्राउज़र का एक बार बताइए कि ब्राउज़र पे कुछ एरर, कोई एरर शो हो रहा है? इसका मैं आपको भेज दे रहा हूँ, उसको लिखिए। ये नहीं मैं आपको भेज दे रहा हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल, वो वाला करिए, मैंने चेंज किया है इसको, देखिए सिंपल सा है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं भेज देता हूँ आपको। कंट्रोल बी, क्योंकि एरर तो उसमें कुछ खास है नहीं, ये वाला आप ऐप डॉट जेएसएक्स कर लीजिएगा। और आपका सिटी प्रिंट नहीं हो रहा है, तो सिटी प्रिंट करने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फेच डॉट जेएसएक्स है उसमें जाइए, और वहाँ पर आपने ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे टी डी एलिमेंट डॉट सिटी ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर आपका फेच डॉट जेएसएक्स में कोई एरर है यहाँ पे, एलिमेंट डॉट सिटी। एक बार आप फिर इसको, इसके लिए आप वो भेजिए ना, फेच डॉट जेएसएक्स फाइल का स्क्रीनशॉट भेजिए, जो फेच डॉट जेएसएक्स फाइल आपने बनाया उसका, तभी मैं बता पाऊंगा ये क्या है। फंक्शन इंडेक्स, ओके, तो आपके में की प्रॉप का एरर आ रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करिए, जो टी आर है ना, टी आर, क्या नाम है आपका, सोनम जी, क्या करिए, सभी लोग कर लीजिए इसको, ये ज़रूरी है।
तो टीआर के अंदर एक की प्रॉप होता है, वो आपको पास करना होता है, और उसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो यूनिक होनी चाहिए। तो देखिए इंडेक्स जो है वो यूनिक है, इसमें कभी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, तो ये बार बार यूनिक वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप आइए की प्रॉप लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आप पास कर दीजिए, ऊपर से इंडेक्स आ रहा है, तो इसको सेव कर देंगे। तो वो एरर आपको नहीं आएगा जो अभी आ रहा है आपको यहाँ पे, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड बट नेवर यूज्ड और मिसिंग की प्रॉप फॉर एलिमेंट इन इटरेटर। तो ये दोनों एरर आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे, सोनम जी। ठीक है, तो इसको करके देखिए एक बार। यहाँ पे आप सभी लोग कर लीजिएगा, जैसे जो जो हम लोग मैप के अंदर लिखते हैं, समझ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब मैप के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो बार बार प्रिंट होती है लूप में। तो ये जो डिव है, ये एक डिव दूसरे डिव से डिफरेंट कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू इसको की प्रोवाइड करते हैं और उसमें यूनिक वैल्यू देते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके। मान लीजिए आपके दो जो डिव हैं वो सेम ही हो गए, तो इसलिए यहाँ पे एक यूनिक की आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करिए, जो सबसे पेरेंट कंपोनेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट एरे डॉट मैप के अंदर है, उसके अंदर एक की प्रॉप पास करिए और उसमें एक यूनिक वैल्यू दे दीजिए जो कि बार बार यूनिक हो। तो ये इंडेक्स आपका कभी 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक चलेगा, तो यूनिक ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया उसके लिए। तो सोनम सोनम जी आपका ये एरर सॉल्व हुआ कि नहीं बताइए, जो आपको आ रहा था की प्रॉप का एरर। तो आपका आउटपुट शो हो रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? कृतिका जी आपका सॉल्व हुआ कि नहीं, भेजिए फटाफट। अब आप व्यू चेंज कर सकते हो, मतलब कि जो मैंने टेबल बनाया है उसमें आप कार्ड बना सकते हो, कार्ड शो कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आपके डिजाइनिंग के ऊपर है। आप लोग CSS, टेलविंड CSS, बूट स्टैप जो भी यूज़ करिए, आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हो। सभी का हो गया, आगे बढ़ें या नहीं हुआ? देखिए अब यहाँ पर आपका क्या था कि ऑब्जेक्ट जो था वो एरे के अंदर था, तो इसलिए मैंने मैप मेथड लगाया। अब जरूरी नहीं है कि हर बार मैप मेथड ही लगाना पड़े। जब खाली आपका ऑब्जेक्ट है, जब जब एरे के अंदर नहीं है, तो आप सिंपली जो है इसको ऑब्जेक्ट जैसे डॉट ऑपरेटर करके यूज करते हैं वैसे भी कर सकते हो। तो वो सब आपके ऊपर है। तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं, सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अगर नहीं है तो हम लोग एक बूट स्ट्रैप के थ्रू एक अभी एक यूआई बना के देखेंगे बूट स्ट्रैप के थ्रू। बूट स्ट्रैप से कनेक्ट करेंगे इसको, अपने देखेंगे कि अपने ऐप को हम लोग बूट स्ट्रैप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग डेटा खर्च करके देखेंगे। तो बताइए आगे बढ़ें या फिर अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए, और जिसका एरर आ रहा होगा वही पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना पहला रिएक्ट ऐप बनाएंगे जिसमें हम लोग बूट स्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो बूट स्ट्रैप में एक होता है कार्ड कंपोनेंट, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और यही डेटा को हम लोग कार्ड के थ्रू दिखाएंगे जो अभी टेबल के थ्रू दिखा रहे थे। और इसको हम पहले तो जो बूट स्ट्रैप का टेबल कंपोनेंट होता है उसके थ्रू दिखाएंगे, उसके बाद कार्ड में उसको कन्वर्ट करेंगे इसी डेटा को।
हुआ कि नहीं सबका बताइए, या भी कुछ लोग कर रहे हैं? तो अब हम लोग चलते हैं और क्या करके देखेंगे। अब हम लोग एक नया ऐप बनाएंगे, न्यू ऐप। तो इसको अब मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि एक मैं बूटस्ट्रैप से कनेक्ट करके आपको ऐप बना के दिखाऊँ, और उसमें हम लोग थोड़ा बेसिक सा यूआई बनाएंगे, थोड़ा अच्छा सा। तो चलिए इसको मैं अब बंद कर देता हूँ, यहाँ से वीएस कोड को मैंने बंद कर दिया। और हम क्या करेंगे अब, और ये सब चीज़ें भी मैं बंद कर देता हूँ। अब हम लोग एक नया ऐप बनाएंगे। तो नया ऐप बनाने के लिए वीट को पहले यहाँ पे खोलेंगे, वीट वेबसाइट को, वीट वीट। सो आप लोग भी क्या कर लेगा, एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिएगा, वीट वेबसाइट खुल जाएगा। और इसके अंदर हम लोग चलेंगे गेट स्टार्टेड पे, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमें कमांड मिल जाएगा जो कि हमें कॉपी करना है ऐसे। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे फोल्डर में अपने। तो फोल्डर में हमें कहाँ जाना है, रिएक्ट जेएस के पास। रिएक्ट जेएस के अंदर मेरे पास एक फर्स्ट रिएक्ट ऐप बना था, और एक मैंने बनाया था पहले अभी कल। तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, हम लोग यहाँ नया एक ऐप बनाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। सो रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग सीएमडी पे खोल लेंगे इसको, सीएमडी रिएक्ट जेएस फोल्डर को, और उसके अंदर हम लोग उस कमांड को पेस्ट कर देंगे, जो कि हमने अभी कॉपी किया था। तो कंट्रोल वी कर देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी मुझसे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि रिएक्ट डैश बूट स्ट्रैप, और फिर ऐप, रिएक्ट डैश बूट स्ट्रैप डैश ऐप। एंटर कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, तो हम लोग एरो की से नीचे जाएंगे और रिएक्ट पे सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट, तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये क्रिएट हो गया। अब मुझे जाना पड़ेगा अपने फोल्डर में, तो सी डी रिएक्ट करके जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो ये पूरा कर देगा मेरे लिए, और मैं एंटर कर दूंगा। तो मैं सी डी वाले फोल्डर में चला गया। अब मैं वहाँ पे कोड डॉट कर दूंगा तो वी एस कोड में खुल जाएगा वो फोल्डर। तो देखिए अब मेरा रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऐप फोल्डर यहाँ पे खुल गया है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑल्ट टी करके हम टर्मिनल को खोलेंगे, न्यू टर्मिनल। और ये तो सेम चीज़ है, उसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पर हम बना देंगे अपना एन पी एम इंस्टॉल को क्लिक कर देंगे, एन पी एम इंस्टॉल। तो ये मेरे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा। तो अब ये इंस्टॉलिंग करना शुरू कर दिया इसने मेरे पैकेजेस को। आप लोग भी मेरे साथ बना लीजिएगा, प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। जब ये सारे पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा तो यहाँ पर देखिए कि नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर ये बना देगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। जब आप npm इंस्टॉल करते हो तो एक नया फोल्डर बन जाता है नोड मॉड्यूल्स नाम से, और उसके अंदर सारे पैकेजेस आ जाते हैं जो कि रिएक्ट वगैरह के हैं। देखिए कितने सारे पैकेज हैं, लिंटिंग के पैकेजेस हैं जो कि रिएक्ट के पैकेजेस हैं सारे। अब जब हम बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करेंगे तो वो भी यही नोड मॉड्यूल्स में आके इंस्टॉल हो जाएगा। और वो सब जो पैकेज यहाँ पे हैं वो हमें कहाँ से दिखेंगे, वो हमें पैकेज डॉट जेसन में दिखते हैं कि कौन कौन से पैकेज हमने अभी इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में दो ही पैकेजेस हैं, एक रिएक्ट और एक है रिएक्ट डोम। तो दो चीज़ें अभी मेरे पास पहले से हैं। अब मैं जब बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करूँगा तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, और उसका वर्जन यहाँ दिखेगा। जब मैं पैकेज डॉट जेसन खोलूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। अभी नहीं है इंस्टॉल तो इसलिए नहीं दिख रहा है। देखिए मेरा ये जो है एन पी एम इंस्टॉल वाला कमांड पूरा हो गया, और इसने मुझे लिखने को दे दिया। तो मैं इसको सी एल एस कर दूंगा, क्लियर स्क्रीन। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको एन पी एम रन डेव करके रन कर लूँगा। तो मेरे पास बेयर मिनिमम जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे पास जो ये यू आर एल है, मैं कंट्रोल की को दबाऊंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक। तो ये मेरा जो है ब्राउज़र में खुल जाएगा। मैं पहले वाले को बंद कर देता हूँ।
और इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए मेरा ये पहला ऐप जो है ये आ गया। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप बन के आता है, इसमें काउंटर होता है, रिफ्रेश कर सकते हो आप। तो यहाँ तक सबका बन गया कि नहीं बताइए। रन करके बताइए कि आपका वहाँ तक बन गया कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको अपने फोल्डर आपको अपना रिएक्ट को जो है उसको कनेक्ट करना है बूटस्ट्रैप से। तो हम लोग ध्यान दीजिए, एक बार सोचिए थोड़ा सा। जब हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे तो हम लोग सीडीएल लिंक होता था उसको कॉपी करके चलाते थे। लेकिन जब आप लोग एनपीएम या कोई फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो तो आपको जब तो उसकी ज़रूरत नहीं होती सीडीएन की। तो आप लोग सीडीएन का यूज़ नहीं करोगे, अब आप लोग एनपीएम पैकेज का यूज़ करोगे। तो एनपीएम पैकेज में कमांड होती है, वो आप पेस्ट करोगे तो वो आपका इंस्टॉल कर देगा जो बूट स्ट्रैप है उसको यहाँ पे। तो बताइए यहाँ तक हो गया सबका, या इसमें अभी आप लोग कर रहे हो? करके बताइए एक बार फटाफट। होने दीजिए, जब हो जाए तो बताइए। इसीलिए तो मैं रुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना थोड़ा टाइम लेता है। इंस्टॉल हो जाए आप लोग का तो बताइए, सब लोग हो जाए तो। कि फिर आप लोग एक लेवल पे आ जाओगे ना, तो फिर उसी के आगे मैं बता दूंगा। सभी का हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक बार यहाँ पर बेसिक जो रिएक्ट का फाइल है वो दिख रहा है ऐसे। तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना बनाना है, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो मैं इसको हटा दूंगा। पहले यहाँ से कैसे हटाएंगे, जो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है ये उसमें बना हुआ है। तो हम लोग चलेंगे एसआरसी के अंदर, और एसआरसी के अंदर ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल जो है मैं इसको पूरा हटा दूंगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो है कंट्रोल ए करते हैं, और इसको हटा के मैं खुद से बनाऊंगा। तो मेरा सारा जो है मैंने डिलीट कर दिया। अब कुछ भी नहीं है इस फाइल के अंदर। अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा। जैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे ऐप, ताकि ये बिल्कुल सिंपल सा दिखे। और इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न। और मैं एक यूआई को बना दूंगा इसके अंदर, जिसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पर H1 दिस इज माई ऐप कंपोनेंट। और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप सेव कर लेते हैं। और एक बार चलते हैं अपने जो फाइल है उस पर, और देखिए दिस इज़ माई ऐप कंपोनेंट आ रहा है। तो मैंने जो इसका जो बना हुआ था उसको मैंने हटा दिया। और एक चीज़ और करेंगे। अभी इसमें देखिए कुछ कुछ स्टाइल लग रहा है इस पर, क्योंकि ये यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब सी एस एस कुछ लग रही है। तो मैं सी एस एस को फाइल को भी यहाँ से सारा हटा दूंगा। ये जो चीज़ें हैं इसमें सारी चीज़ें हटा दूंगा। कंट्रोल ए करेंगे इसको, यहाँ पर कंट्रोल ए, और इसको हटा दूंगा। तो मेरे ऐप डॉट सी एस एस फाइल एम्प्टी हो जाएगी। तो इसमें जो स्टाइलिंग लग रही थी वो भी हट जाएगी। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो इसमें अभी कुछ और भी स्टाइलिंग है जिस वजह से ये नीचे आ रहा है। तो ऐप डॉट सी एस एस तो हो गई। एक यहाँ पर देखिए इंडेक्स डॉट सी एस एस भी है, जो कि इंडेक्स पे लगी हुई है, तो इसमें भी कुछ स्टाइलिंग है। तो मैं इसको भी कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल ए, तो सारा हटा दूंगा और सेव कर देते हैं। तो अब मेरा वाइट दिखने लगेगा, जैसे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आपका एच टी एम एल सी एस एस में आता था देख के। तो इतना आप लोग करिए पहले, फिर बताइए।
जब आपका वाइट वहाँ पे बैकग्राउंड दिखने लग जाए सिंपल सा, ऐसा करके बताइए। तो जब आप लोग एप्लीकेशन वगैरह बनाओगे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थोड़ी दिखाओगे, सब हटा दोगे। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे हटाते हैं सारी चीज़ें। आप सिंपल सा बना दो इसको, जैसा आप HTML CSS में यूज़ करते हो। सभी का हो गया यहाँ तक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करते हैं कि गूगल पे चलते हैं, और बूट स्ट्रैप हमको इसमें इंस्टॉल करना है। तो बूट स्ट्रैप की वेबसाइट को खोल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बूट गेट बूट स्ट्रैप .com होता है वेबसाइट का नाम, गेट बूट स्ट्रैप .com। तो देखिए हमारा वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करेंगे, डॉक्स पे, और यहाँ पे हम लोग का क्विक स्टार्ट आ जाएगा। तो ये क्विक स्टार्ट जो दिखा रहा है ये तो HTML के लिए दिखा रहा है, लेकिन हमको इसको कहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, हमको इसको क्या करना है कि फ्रेमवर्क में अपने यूज़ करना है, रिएक्ट में। तो उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ CDN लिंक को भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब जो है ये सब HTML और CSS के लिए बता रहे हैं। तो हम लोग और नीचे आएंगे थोड़ा, देखते हैं इंस्टॉलिंग के लिए यहाँ पे कहीं दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे डाउनलोड पे एक बार क्लिक करते हैं तो ये कंपाइल्ड कर रहा है, और CDN JS डिलीवर ऑल्टरनेटिव CDN। हाँ देखिए यहाँ पर जब आप डाउनलोड वाले में आएंगे तो यहाँ पे देखिए NPM नाम का एक यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है देखिए, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप इन योर नोड जेएस पावर्ड एप्स विद NPM पैकेज। तो NPM के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि NPM क्या होता है, कि नोड पैकेज मैनेजर होता है। तो यहाँ पर जो अभी करंट वर्जन चल रहा है आपका, वो 5.3.3 चल रहा है। यहाँ पर देखिए 5.3.3 चल रहा है। तो अगर उसको आपको इंस्टॉल करना है तो आपको क्या कमांड लिखना पड़ेगा, NPM इंस्टॉल बूटस्ट्रैप @5.3.3। अगर आप @ के बाद जो भी वर्जन लिखते हो तो वो उस वर्जन को इंस्टॉल करता है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे NPM इंस्टॉल बूटस्ट्रैप खाली, तब भी ये 5.3.3 ही इंस्टॉल करेगा, क्योंकि तब वो क्या करेगा, जो लेटेस्ट वर्जन है अभी जो चल रहा है वो इंस्टॉल कर सकता है। अब देखिए ये तो तरीका हो गया आपको कि बूट स्ट्रैप के थ्रू आप कैसे देख सकते हो कि क्या कमांड है। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग NPM पैकेज जो है उसकी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से इंस्टॉल करिए। क्योंकि मान लीजिए आप बूट स्ट्रैप की वेबसाइट का तो पता है आपको कि ये वेबसाइट का नाम है, ये URL है, और यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है कमांड। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे पैकेज है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि उसकी वेबसाइट का URL क्या है, कैसे कहाँ जाना है। सो आप उसका मेन जो जहाँ पे वो होस्टेड है पैकेज, तो वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे क्या है, NPM आपका जो वेबसाइट है उस पर सारे पैकेजेस होते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए NPM पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, NPM। तो आपका जो वेबसाइट खुल जाएगा NPM का, इसको क्लिक कर लीजिए। तो NPM क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। तो देखिए ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा आपका। अब इसके अंदर आप यहाँ पे सर्च पैकेजेस कर सकते हो, कौन सा पैकेज। अगर आप यहाँ पे रिएक्ट का सर्च करोगे तो रिएक्ट भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप यही कमांड तो रन करते हो, NPM इंस्टॉल रिएक्ट। तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट को जब सर्च करते हैं हम, सर्च, देखिए रिएक्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे आपका। ये देखिए रिएक्ट, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। अगर, और यहाँ पर देखिए दो पैकेज आपके एप्लीकेशन में पहले से इंस्टॉल्ड थे, वो यहीं से इंस्टॉल हुए थे। यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसीज में एक रिएक्ट और रिएक्ट डोम है। और अगर हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं इनकी NPM की, तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट ये रहा, रिएक्ट डोम ये रहा। एंगुलर को सर्च करेंगे तो एंगुलर भी मिल जाएगा यहाँ पे, एंगुलर, वो भी क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो देखिए एंगुलर डैश डेव किट 4, एंगुलर देखिए आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, टेलविंड, नहीं टेलविंड नहीं, हमें बूट स्ट्रैप चाहिए। तो बूट स्ट्रैप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो हम लोग सर्च करेंगे तो देखिए बूट स्ट्रैप यहाँ पे आ गया, और इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो बूट स्ट्रैप का लिंक खुल जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये बूट स्ट्रैप पैकेज है, जिन्होंने बूट स्ट्रैप वालों ने बनाया है, तो उनको यहाँ पे है। अब इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ दी हुई है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसका यूज होता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसका गिटहब का रेपोजिटरी भी दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, यहाँ पर सीधे कमांड पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कमांड लिखा हुआ है npm i bootstrap। तो आप चाहे लिखिए npm i bootstrap, चाहे आप लिखिए npm install bootstrap, बात एक ही है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ये कॉपी कर लिया। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन आप वर्जन पे भी जा सकते हो, यहाँ पे वर्जन पे जाके आपको कोई मान लीजिए पर्टिकुलर वर्जन सेलेक्ट करना है, जैसे 5.3.3, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तब देखिए आपका कमांड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी आपका क्या आ जाएगा, अभी भी वही आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, वर्जन। अब अगर 4.6.2 चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कमांड है देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, npm i bootstrap 4.6.2। तो ये पुराने वर्जन को अगर आप करना है, अगर आपको करंट वर्जन करना है या जो 5.3.3, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाइए 5.3.3 अभी करंट वर्जन चल रहा है तो ये सीधा दे रहा है। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आके हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, इसको मैं बंद कर दूंगा, सर्वर जो चल रहा है मेरा। तो सर्वर को बंद करेंगे तभी तो पेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लिखने ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करिए तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा, और CLS कर दीजिए। और यहाँ पर जो आपने कमांड को कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए, npm i bootstrap। अब मैं यहाँ पे अपना पैकेज डॉट जेसन खोल लूँगा। अभी देखिए डिपेंडेंसीज में दो डिपेंडेंसीज हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, एक है रिएक्ट और एक है रिएक्ट डोम। अब यहाँ पे जब मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, एंटर मार दूंगा, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक बूट स्ट्रैप भी आ जाएगा। देखिए एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बूट स्ट्रैप भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया आपका बूट स्ट्रैप, और बूट स्ट्रैप 5.3.3 यहाँ पे आपको शो होने लगा। मैं यहाँ पे CLS कर दूंगा, और एक बार चलते हैं क्या ऐप डॉट जेएसएक्स में। देखिए ये जो है, अब मेरा यहाँ पे बूट स्ट्रैप इंक्लूड हो गया है। तो आप देखिए इसका जो टेक्स्ट है वो डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। और सर्वर मैंने बंद कर दिया था, तो मैं फिर से सर्वर को स्टार्ट करूँगा अपना। तो npm run dev कर दूंगा। तो आप देखिए उसका जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो जाएगा, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाएगा। तो मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये मेरा ब्राउज़र में खुल जाएगा। लिंक, कंट्रोल क्लिक, तो मेरा यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे मेरा ये आ रहा है, दिस इज़ माई ऐप कंपोनेंट। और क्या करना है देखिए, अब हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप की फाइल पे। तो मैंने यहाँ इंस्टॉल कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने बूटस्ट्रैप 5.3 इंस्टॉल कर दिया, अब उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप फ्रॉम बूटस्ट्रैप। तो ये हमें करना पड़ेगा। Will load all the bootstrap plugins onto a object. The bootstrap module itself exports all of our plugins. You can manually load JavaScript plugin individually by loading the files under the package top level directory. तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब, तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ये वाला कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप फ्रॉम बूटस्ट्रैप। तो कंट्रोल सी करते हैं। इसको कहाँ पे रन करते हैं, इसको अपने यहीं पे अगर ऐप में कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल V और सेव कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दिखना ही बंद हो गया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई क्या। द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल नोड मॉड्यूल्स वीट डेप्स डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। ये कहाँ पे एरर आ रहा है, ये ऐप डॉट जेएसएस नंबर 1 पे। ओके तो हमें वो फाइल चाहिए। सो यहाँ पे लिख देते हैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कैसे करना है आपको। तो हमने कहाँ तक काम कर लिया है, रन npm इंस्टॉल टू इंस्टॉल द नोड.js डिपेंडेंसीज, और फिर npm रन टेस्ट किया, फिर फ्रॉम द रूट स्लैश बूटस्ट्रैप ओपन लोकल होस्ट इन योर। तो ये तो हमने किया हुआ है यहाँ तक काम।
डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू, एक बार इसका चैट जीपीटी में देख लेते हैं, हाउ टू इंस्टॉल बूट स्ट्रैप इन रिएक्ट, बूट स्ट्रैप इन रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो हमने यहाँ तक तो किया हुआ है, npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप, फिर इम्पोर्ट बूट स्ट्रैप इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो इसको करने के लिए हमें इसका पाथ देना पड़ेगा बूट स्ट्रैप min डॉट सी एस एस फाइल का। तो ये बूट स्ट्रैप min डॉट सी एस एस आपका कहाँ मिलेगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मुझे ये फाइल देखना है कहाँ पे है। तो देखिए बूट स्ट्रैप में डिस्ट फोल्डर है, फिर सी एस एस है, फिर बूट स्ट्रैप डॉट min डॉट सी एस एस है। तो हम लोग चलते हैं, नोड मॉड्यूल्स में होगा ये, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बी को सर्च करेंगे, बूट स्ट्रैप को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बूट स्ट्रैप था, बूट स्ट्रैप में जाएंगे तो डिस्ट फोल्डर होगा, डिस्ट फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे सी एस एस फोल्डर होगा, सी एस एस में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बता रहा है ये बूट स्ट्रैप डिस्ट सी एस एस बूट स्ट्रैप min डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे एक min डॉट सी एस एस होगा फाइल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर बूट स्ट्रैप min डॉट सी एस एस होगा एक फाइल, ये रहा। तो अब इसको मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं इम्पोर्ट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कैसे हम लोग गए थे, तो बूट स्ट्रैप min डॉट सी एस एस। तो हम लोग क्या करेंगे, नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे, पहले डॉट डॉट स्लैश, और नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे। नोड मॉड्यूल्स के बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्ट फोल्डर में जाना पड़ेगा। नोड मॉड्यूल्स के बाद जाना पड़ेगा, एक बार चलते हैं बूट स्ट्रैप में, बूट स्ट्रैप में गए, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट फोल्डर, डिस्ट फोल्डर के अंदर गए, और उसके बाद हम सी एस एस में जाएंगे, और यहाँ पे बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप डॉट, यहाँ पे क्या था, इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो एक बार मैं बंद कर देता हूँ क्या, इसमें गए, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे बूट स्ट्रैप में गए, डिस्ट में गए, डिस्ट में सी एस एस में गए, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगी बूट स्ट्रैप min डॉट सी एस एस। तो बूट स्ट्रैप डॉट min डॉट सी एस एस। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने फाइल में, और सेव कर लेते हैं। तो अब एक बार चल के देखते हैं अपने आउटपुट में, एक बार इसको देखिए, अब मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो दिस इज़ माई ऐप कंपोनेंट, देखिए इसका डिज़ाइन भी चेंज हो गया। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ मैं, और इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो मेरा ये कनेक्ट हो गया। मैंने दो ही स्टेप किए, npm इंस्टॉल किया, तो मेरा कनेक्ट हो चुका है बूट स्ट्रैप से। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों में आया है कि नहीं। थोड़ा आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि बूट जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के जब आप खोजेंगे तो बूट स्ट्रैप आपको उसमें मिल जाएगा, नोड मॉड्यूल्स में। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर डिस्ट सी एस एस बूट स्ट्रैप, और इसके बाद फिर मैं नोड मॉड्यूल्स को बंद कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और देखिए अब मेरे पास जो है बूट स्ट्रैप का आ गया यहाँ पर। तो अब मैं जो भी स्टाइलिंग करूँगा इस पर, वो इस पर अप्लाई होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ में लगा के देखता हूँ रन हो रही हैं कि नहीं। तो हम लोग बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे चलेंगे, और यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा इस पर, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर वाले प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट सेंटर करके लगा सकता हूँ। तो हम चलते हैं और इस पर क्लास नेम डालते हैं। तो मैं बड़ा करता हूँ, और इस पर क्लास नेम डालेंगे, क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नहीं होगा, क्लास नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट
डैश सेंटर, एक प्रॉपर्टी होती है बूटस्ट्रैप में जो सेंटर कर देती है इसको। उस पर चलते हैं और अपने देखते हैं उस पर ब्राउज़र पे कि रन हो रहा है कि नहीं। तो एक बार यहाँ पे देखिए बीच में आ गया है। क्या एरर आ रहा है आपको बताइए शिवांगी जी। आपने पूरा स्टेप फॉलो किया है कि नहीं पहले बताइए। यहाँ पर आपको पैकेज डॉट जेसन में दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताइए आपको। बूटस्ट्रैप 5.3.3 आपको नहीं दिख रहा है। पैकेज डॉट जेसन फिर भी नहीं दिख रहा है। ओके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार आप क्या करिए npm इंस्टॉल फिर से रन करिए, सर्वर को बंद करके npm इंस्टॉल फिर से रन करिए और फिर देखिए पैकेज में आपका दिख रहा है कि नहीं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? थक गए क्या आप लोग? अभी जवाब आना बंद हो गया सबसे। अब आप देखिए पैकेज डॉट जेसन में दिख रहा है कि नहीं आपको बूटस्ट्रैप। आप एक बार फिर करिए npm i बूटस्ट्रैप, npm i बूटस्ट्रैप। हाँ हो गया ना। आप क्या करिए, देखिए अब आपका जो आपके पैकेज में इंस्टॉल हो गया है जो बूटस्ट्रैप है, लेकिन आपका जो है फाइल में कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसका पाथ कहाँ पे मिलेगा आपको? आप जब जाइएगा नोड मॉड्यूल्स में जाइएगा, यहाँ ऊपर एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होता है, इसमें बहुत सारे पैकेज होते हैं। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को देखेंगे। बूटस्ट्रैप बी से आएगा, ये देखिए अल्फ़ाबेट वाइज तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप आपको दिख जाएगा। तो बूटस्ट्रैप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बी में, तो यहाँ पे इस पर खोल लीजिएगा। इसमें आपको डिस्ट फोल्डर में जाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर होता है डिस्ट, उसके अंदर जाइएगा। उसके अंदर सी एस एस के अंदर, और सी एस एस के अंदर आपको बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस होती है, मिनीफाइड फाइल होती है। यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, तो ये आपको यहाँ तक जाना है। तो आपको पाथ पता चल गया, तो आप क्या करिए, आप ऐप डॉट जी एस एक्स जो फोल्डर है जो हम लोगों ने खोला था, इसको मैं बंद कर दूंगा। अब मुझे पाथ पता है कहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट जी एस एक्स में जाऊँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, इम्पोर्ट। और मेरे मैं पहले नोड मॉड्यूल्स में जाऊँगा, तो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए फिर से कर देता हूँ। पहले तो मुझे अपने फोल्डर जो एस आर सी फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स एस आर सी के बाहर है। तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँगा। फिर मेरे पास देखिए नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखने लग गया है, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर दूंगा डैश। अब यहाँ पे मैं बूट स्टैप को सर्च करूँगा, तो बूट स्टैप दिख गया स्लैश। अब यहाँ डिस्ट फोल्डर में जाएंगे,
स्लैश, और उसका CSS फोल्डर में जाना है स्लैश, और उसके बाद बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। और ऐसे कर लोगे ना तो आपका जो ये H1 में देखिए क्लास नेम और टेक्स्ट सेंटर लगा देंगे तो ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है तो ये सेंटर हो जाएगी। और अगर आपका नहीं कनेक्ट होगा तो ये सेंटर नहीं होगा और कुछ एरर आएगा या फिर इसमें फॉन्ट चेंज नहीं होगा। तो मेरा देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है इसलिए इसका जो है सेंटर में आ रहा है। हाँ मैंने आपको कोड भेजा है उसमें से करके बताइए सेंटर हो रहा है कि नहीं। साला कनेक्ट हो गया है। app.jsx में आपको करना है। आपने ये इम्पोर्ट वाला किया हुआ है कि नहीं सौम्या जी? शिवांगी जी हुआ कि नहीं? यहाँ आप जो है रुको, आपने जो फाइल मैंने भेजी थी उसमें ये नहीं लिखा था ना मैंने टेक्स्ट सेंटर, इसलिए नहीं हो रहा होगा। तो कंट्रोल A करिए और कंट्रोल C करके मैं भेज दे रहा हूँ आपको फिर से। जो आपने कॉपी किया था वो पहला था कोड पहले का, यह भी नया कोड है, इसको कॉपी करिए। इसमें मैंने टेक्स्ट सेंटर दिया हुआ है।